लास्ट वीडियो में हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में पता करा कि सावधानियाँ शीट मेटल पतली चादरों की जब हम जॉब बनाते हैं जो 8 mm से कम होंगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? तो जब हम पतली चादरों को हैंडल करते हैं, मोड़ते हैं या काटते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए ये हमने लास्ट उसमें देख लिया। आज हम इसमें प्रयोग होने वाले टूल्स को जानेंगे। कौन कौन से टूल्स, जब हम शीट मेटल का काम करते हैं तो किस किस टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आमतौर पर ये सारे टूल्स हम पहले कर चुके हैं, जब हमने फिटर में टूल्स और इक्विपमेंट से शुरू किया था उसमें कर चुके हैं। कुछ स्पेशल टूल्स हैं जब हम शीट मेटल में काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूँ, कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को। शीट मेटल नाम की एक अलग ट्रेड भी है, शीट मेटल वर्कर ITI की एक अलग ट्रेड भी है। और फिटर में जब हम शीट मेटल को पढ़ाते हैं तो हम इसको एलाइड ट्रेड के तौर पे पढ़ाते हैं। आपको वेल्डर भी पढ़ाया जाएगा और आपके कोर्स में टर्नर वाला काम भी है। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमें तो फिटर वाला काम बताओ ना। जो शीट मेटल वर्कर हैं उनके लिए तो अलग ट्रेड है, वो जॉब उनको मिल जानी चाहिए, हमें तो हमारे जॉब का बात बताओ ना। फिटर जो है, या ऐसे शुरू करते हैं इसको, जो जितनी भी ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मेजरमेंट हुआ या टूल्स हुए, कटिंग ऑपरेशंस हुआ, फिटिंग हुआ, ये टॉपिक ओवरलैप करते हैं सारी इंजीनियरिंग ट्रेड्स को, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो। इलेक्ट्रीशियन वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला हिस्सा है, वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, उसमें ज़्यादातर हम विद्युत से खेलेंगे। यहाँ पर ये मैकेनिकल वाला पार्ट है, इसमें हम धातु, जॉब, मोड़ना, फोर्स, इस तरह की चीज़ों से खेलेंगे। मैकेनिकल फोर्सेस जो होती हैं उसकी बात करते हैं यहाँ पर। फिटर एक बड़ा नाम है, आप कंफ्यूज ना होना। फिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? किसी किताब में देखा आपने फिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? फिटर को हिंदी में फिटर ही लिखा होगा, तो कैसे समझें? फिटर तो इंग्लिश का वर्ड है ना। फिटर जो फिट करे उसको हम फिटर कहते हैं। अब फिट कौन करता है? फिट तो डीजल मैकेनिक भी करता है। मिस्त्री जो ऑटोमोबाइल का मिस्त्री है वो फिट नहीं करता क्या? इंजन फिट नहीं करता? जो प्लम्बर होता है, पाइप फिटर जिसको हम प्लम्बर कहते हैं, पाइप वाला जो मिस्त्री होता है, वो क्या फिट नहीं करता है? इलेक्ट्रीशियन फिट नहीं करता है? फिटिंग कॉन्सेप्ट तो पूरी इंजीनियरिंग ट्रेड में ओवरलैप करेगा, हर जगह करेगा। फिटर एक बड़ा नाम है। मैकेनिक भी वही है जिसको मिस्त्री कहते हैं, मिस्त्री फिटर ही है। पाइप जो लगाता है आपके घरों में आके नलके वलके का, उसको मिस्त्री नहीं कहते। जो ऑटोमोबाइल की रिपेयर करता है उसको मिस्त्री नहीं कहते, मिस्त्री कहते हैं ना। डीजल मैकेनिक हुआ, ऑटोमोबाइल मैकेनिक हुआ, इवन टर्नर, जो आपका टर्नर और मशीनिस्ट हैं, पैटर्न मेकर, ये फिटर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिटर में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, इसलिए ये 2 साल का ट्रेड है। इसको ऐसे समझो, हर कंपनी अलग तरीके का काम करती है। एक कंपनी जो पाइप बना रही है या पाइप फिटिंग बना रही है, वो सिर्फ पाइप फिटिंग बना रही होगी। एक कंपनी है जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना रही है, पुल बना रही है, वो पुल ही बनाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कल वो बाल्टियाँ बनानी शुरू कर दे। हमें नहीं पता आपको जॉब कहाँ मिलने वाली है। तो फिटर के तौर पे आपको ओवरऑल तैयार किया जा रहा है। जिस कंपनी में आप जाएंगे आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी में काम करने के लिए मुझे कौन कौन से टूल्स का और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। इसलिए ये सारी एलाइड ट्रेड्स जो हैं वो आपको पढ़ाई जा रही हैं। उसमें पहली एलाइड ट्रेड है शीट मेटल वर्कर, जबकि ये अलग ट्रेड भी है। आपको आगे वेल्डर भी पढ़ाया जाएगा, जबकि वो एक अलग ट्रेड है। आपको टर्नर भी पढ़ाया जाएगा, जबकि वो एक अलग ट्रेड है। फिटर में आपको फिटिंग से लेकर मशीनिंग, फिनिशिंग, कटिंग, फैब्रिकेशन, हैवी मेटल, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और दूसरी ट्रेड वाले भी ऐसे समझे कि ये सारे टॉपिक ओवरलैप करेंगे उनकी ट्रेड में भी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिर्फ फिटर से संबंधित है। हर ट्रेड में इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाता है। बस फ़र्क क्या है, आप अपनी अपनी ट्रेड की किताबों को जानते हैं, दूसरी ट्रेड की किताबों को नहीं जानते। उनको जब देखेंगे खोल के तो आपको बहुत सारे टॉपिक अपनी ट्रेड के मिल जाएंगे वहाँ पर। बात समझ में आ गई बेटा? अब इसको शुरू करें। आज जो हमारा फोकस रहेगा इस लेक्चर का, वो रहेगा टूल्स, इक्विपमेंट और मशीन्स जो हम शीट मेटल वर्क में प्रयोग करेंगे। इनके थोड़े से अलग होते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उस टॉपिक, उस हेड से जिसको हम कहते हैं मेजरिंग टूल्स। भाई आप शीट मेटल से कोई जॉब बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको पहले नापना तो पड़ेगा। ड्राइंग के अनुसार उस जॉब को बनाने से पहले जो रॉ मटेरियल है उसमें से नापना पड़ेगा ना, उसमें से काटना पड़ेगा, फिर उसको मोड़ना या शेप देनी पड़ेगी कैसे भी, तब जाके तो जॉब बनेगा ना वो। ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो मेजरिंग टूल्स हमें चाहिए होते हैं। कौन कौन से मेजरिंग टूल्स इसमें चाहिए होंगे, मैं पहले वो सारे नाम लिख देता हूँ। ये सारे मेजरिंग टूल्स हैं। स्टील रूल अच्छी तरह हम पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम स्टील रूल, उसके साथ मेजरिंग टेप भी पढ़ चुके हैं। माइक्रोमीटर, खासतौर से आउटसाइड माइक्रोमीटर हम शीट मेटल में बहुत प्रयोग करते हैं।
इसको भी हम बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। वर्नियर कैलिपर को यूज़ करना हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो इसमें इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। इनके मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कार्यविधि, कहाँ प्रयोग होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी बड़ी डिटेल में अलग अलग वीडियोज़ में, तो यहाँ पर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड वायर गेज, यस, इसको मैं आपको बताऊंगा, इसको यूज़ करके दिखाएंगे। अगर आज मौका मिल गया तो आज, नहीं तो अगले लेक्चर में हम स्टैंडर्ड वायर गेज को पढ़ेंगे। कैलिपर्स, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, जिसको हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं या ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं, उसके बारे में भी हम जान चुके हैं, तो इसको भी हम दोबारा यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि ये सारे टूल्स जो हैं आपको शीट मेटल वर्क में आमतौर पर हम इनका प्रयोग करते हैं। रेडियस, फिलेट या फिलर गेज, गेजेस हैं। सेकंड ईयर में गेजेस को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आप इसको समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं, तो अभी मैं उसको पढ़ाने से बचूंगा क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। गेजेस बहुत प्रकार के होते हैं, सेकंड ईयर का टॉपिक है। गेजेस आप ऐसा समझ लो कि ये आपको मेजर नहीं करता, करेक्टनेस बता देता है, मतलब चेक कर देता है कि ये साइज़ ठीक बना है नहीं बना है, एकदम बहुत जल्दी। क्योंकि वर्नियर कैलिपर में तो रीडिंग लेनी पड़ती है, घटाना, जोड़ना, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। स्केल में भी रीडिंग लेनी पड़ती है, नापना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ है, इसमें बस चेक करना पड़ता है। गेजेस ऐसे होते हैं, राइट। और यहाँ पर आप टेम्पलेट्स भी लिख सकते हो। टेम्पलेट गेजेस तो बने बनाए मिलते हैं, टेम्पलेट हम खुद बना लेते हैं, बताऊंगा इसके बारे में, बताएंगे। तो और कॉम्बिनेशन सेट एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें एक साथ 3 तरीके के ऑपरेशन हो जाते हैं। वो स्ट्रेट एज का भी काम करता है, मतलब वो सीधा 90 डिग्री भी बता देगा आपको, सीधा भी बता देगा, 90 डिग्री बता देगा। आपको किसी और डिग्री में नापना है, डिग्रियां भी बता देगा, और आपको सेंटर देखना है तो सेंटर भी चेक कर देगा। तो एक कॉम्बिनेशन सेट होता है, उस टूल का नाम है, वो भी आपको इस मॉड्यूल में किसी एक खास लेक्चर में हम बता देंगे आपको। तो ये मेजरिंग टूल है। असली समझने की बात क्या है, इनमें से ज़्यादातर मेजरिंग टूल हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में कर चुके हैं, कुछ एक हैं जिसको हम इस मॉड्यूल में यहाँ कवर करेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। अभी हम आज के इस लेक्चर में ये देखना चाह रहे हैं कि इनके टूल, फिटर के टूल में क्या फ़र्क है। कुछ फ़र्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है बस, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही रहेंगी। यहाँ पर वायर गेज यूज़ होगा क्योंकि मोटी प्लेटों के लिए वायर गेज नहीं बना होता है, पतली प्लेटों के लिए या तार के डायमीटर को नापने के लिए हम वायर गेज का प्रयोग करते हैं। तो शीट मेटल में वायर गेज का बड़ा उपयोग होता है क्योंकि उनकी थिकनेस को नापने के लिए अगर आपने आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज़ करा तो बहुत देर लगेगी, बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है उसको यूज़ करना, तो वायर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वायर गेज में दिखा देता हूँ आपको। वायर गेज ये 2 डिज़ाइन में आते हैं। ये है आपका वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसको अभी डिटेल में बताऊंगा इस बार या अगले उसमें। ये स्ट्रेट भी आता है, 2 तरीके के वायर गेज आते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बेटा? ऑलराइट, तो एक कैटेगरी तो हमारी ये है। यस सर। क्या है ये? मेजरिंग टूल्स की। अगली कैटेगरी हमारी क्या है? मार्किंग टूल्स। भाई आपने मेजर भी कर लिया, उसके बाद मार्किंग भी तो करनी पड़ेगी ना भाई। कोई ऐसी मार्किंग करनी पड़ेगी कि ये वाली चीज़ हमें चाहिए, यहाँ इतना बड़ा हमें पीस इसमें से चाहिए। रॉ मटेरियल तो बड़े बड़े होते हैं। मान लीजिए आपको टंकी की पाइप का फिट करना है और इतनी ऊंची आपको पाइप की लेंथ चाहिए, तो 1 इंची की पाइप की इतनी लंबी लेंथ चाहिए आपको, तो आप पहले मेजरमेंट करेंगे, वो मेजरिंग टूल होगा। फिर उसको एक निशान मारेंगे ना, तभी तो आप आरी वारी से किसी से काटना शुरू करेंगे उसको, पाइप को। समझ में आ रही है? तो हमें मार्किंग करनी पड़ेगी काटने से पहले, तो हमारे पास मार्किंग टूल्स होने चाहिए। मार्किंग टूल्स में क्या आएगा? क्या क्या होते हैं भाई मार्किंग टूल्स हमारे? स्क्राइबर, स्क्रैच ऑल, ऐसा होता है ये। देखिए स्क्राइबर तो आपने देख रखा है, वो लोहे की पेंसिल जो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ये है आपका स्क्रैच ऑल। इसके ऊपर एक हैंडल लकड़ी का या प्लास्टिक का लगा रहता है ताकि हमें मार्किंग करने में हमारा हाथ में ज़्यादा तकलीफ ना हो, मतलब बहुत देर तक मार्किंग करने में हमें तकलीफ ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हालांकि ये नहीं होता, वो छोटा होता है, इससे मैं सिर्फ बता रहा हूँ। स्क्राइबर में ऐसा हैंडल नहीं लगा होता। स्क्राइबर 2 तरीके के होते हैं, याद करो, एक स्ट्रेट वाला और एक बेंट वाला, है ना। उसमें तो हैंडल नहीं लगा होता, इसमें हैंडल लगा होता है, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं होता, हो भी सकता है। इसको भी आप स्क्रैच ऑल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसका पर्पस वही है, लाइन मारना। ओके, तो स्क्रैच ऑल या स्क्राइबर हो सकते हैं। और क्या हो सकता है मार्किंग में? पंचेस, इसमें डॉट पंच, प्रिक पंच और सेंटर पंच। डॉट पंच मार्किंग को पक्का करने के लिए, प्रिक पंच आपके जो डिवाइडर का पॉइंट है उसको, ताकि वो हिले ना, उसके लिए प्रिक पंच जो 30 डिग्री का होता है, डॉट पंच 60 डिग्री का होता है, और आपका सेंटर पंच 90 डिग्री का होता है। तो पंचेस हो सकते हैं। इसके अलावा हॉलो पंच बहुत यूज़ करते हैं। हॉलो पंच है होल करने के लिए। ड्रिल, इतनी पतली सी तो प्लेट है, उसमें क्या ड्रिल चलाओगे, तो हम पंच से होल कर देते हैं। उसमें एक पंच होता है जो खोखला होता है, रख के उस पर हथौड़ी मारो तो पंच होल कर देता है वहाँ पर। समझ में आ रही है? तो पंचेस होते हैं इसमें। मार्किंग टेबल, सरफेस प्लेट, जिनके ऊपर रख के मार्किंग की जाएगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसके अलावा ट्राई स्क्वायर, स्ट्रेट एज,
और ट्राई स्क्वायर के साथ यहाँ पर आपको टिन मैन स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। टिन मैन स्क्वायर मैंने पहली वीडियो में बताया था, आज भी आपको दिखा देता हूँ। ये होता है टिन मैन स्क्वायर। अगर आपको ट्राई स्क्वायर याद हो, यहाँ पर एक स्टेक होता है भारी वाला, इसमें वो भारी वाला स्टेक नहीं होता, इसकी थिकनेस पूरे में बराबर होती है और इसमें डिवीजन बने होते हैं, स्केल, इसमें स्केल बने होते हैं, ये स्केल बने होते हैं दोनों तरफ। ये शीट मेटल वर्कर यूज़ करते हैं, हैवी मेटल वाले इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई जॉब गिर गया हैवी तो ये मुड़ तुड़ जाएगा और इसकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। बात समझ में आ रही है बेटा? तो हल्के कामों के लिए शीट मेटल वर्कर ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं टिन मैन स्क्वायर। ये भी हम पहले किसी वीडियो में कर चुके हैं। इसके अलावा डिवाइडर और ट्रेमल, ये कुछ मार्किंग टूल्स हैं, इनके बारे में अधिकतर हम बना चुके हैं वीडियोस, अलग अलग लेक्चर्स में उसको देख चुके हैं, डिटेल में देख चुके हैं, दोबारा इसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसमें स्क्राइबर कर चुके हैं हम, स्क्राइबर के साथ स्क्रैच ऑल है, वो मैंने दिखा दिया है। इस काम भी वही है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन भी वही है, हार्ड कार्बन स्टील का बनेगा और इसका काम है लाइंस मारना। पंचेज के बारे में हम डिटेल में एक लेक्चर में कर चुके हैं, डॉट पंच, प्रिक पंच, हॉलो पंच, नंबर पंच, अल्फाबेट पंच, सारे पंचेज हम कर चुके हैं, डिटेल में कर चुके हैं, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वही पंचेज हैं, सेम वही काम है, इसमें भी प्रयोग करेंगे हम शीट मेटल वर्क में। इसके अलावा मार्किंग टेबल, सरफेस प्लेट डिटेल में हम कर चुके हैं, इसको भी करने की आवश्यकता नहीं है। ट्राई स्क्वायर और टिन मैन स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर और टिन मैन स्क्वायर, ये 90 डिग्री का आपको एंगल बता सकता है और सीधी सीधी पैरेलल लाइन खींचने में आपकी मदद कर सकता है, इसको भी हम कर चुके हैं। मैंने आपको टिन मैन स्क्वायर दिखा भी दिया, ये है टिन मैन स्क्वायर। स्ट्रेट एज वो भी हम कवर कर चुके हैं, सीधी सीधी लाइनें, आपको सीधी लाइनें अगर किसी जॉब पे मार्किंग करनी है, उसमें स्ट्रेट एज मतलब सीधी पट्टी, भाई 2 पॉइंट आपने लगा दिए, उनके बीच में जैसे स्केल को रख के करते हैं ना, स्केल भी स्ट्रेट एज है होगा, स्केल भी स्ट्रेट एज है। अब स्केल तो छोटा होता है, स्ट्रेट एज लंबी लंबी होती है, तो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। डिवाइडर, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ये बराबर हिस्सों में बांटने के काम आता है और वृत्तीय मार्किंग करने के काम आता है। अब जब वृत्तीय मार्किंग करते हैं तो एक बात समझने की आपको जरूरत है, डिवाइडर हमारा ऐसा होता है, राइट, ऐसा होता है हमारा डिवाइडर। अब जब हमें किसी गोलाकार किसी चीज़ को लगाना होगा, निशान लगाना होगा, वृत्तीय कोई निशान लगाना होगा, तो आप इसको कितना खोल लेंगे? ऐसा तो होकर इसको बिल्कुल ऐसे खोल लेंगे तो फिर निशान कैसे लगेगा? ये विंग कंपास है, डिवाइडर ऐसा नहीं होता, डिवाइडर में ये वाली चीज़ ऐसे नहीं होती है, उसमें सीधा होता है। अगर आप स्प्रिंग वाले को भी देखें तो उसमें एक सीधा एक वो लगी रहती है, जहाँ पे यहाँ स्क्रू लगा रहता है, याद आया आपको? ऐसा कोई अरेंजमेंट लगा रहता है उसमें, यहाँ पर नट लगा रहता है, याद आया? ये सीधा होता है। अब जब सीधा है तो इसके खुलने की एक लिमिटेशन हो गई, उससे ज़्यादा नहीं खुल पाएगा, क्योंकि ये वाला जो पैर है ये तो सीधा चलेगा ना। उसके लिए हम ये विंग कंपास होता है। इसमें फ़ायदा क्या है? क्योंकि ये घूमा हुआ है, इसमें सीधा नहीं है, घूमा हुआ है, तो इसको आप ज़्यादा खोल सकते हैं। अब सोचो अगर ये वाली चीज़ सीधी होती तो इतना ना खुल रहा होता, क्योंकि ये रेडियस में खुल रहा है तो ये ज़्यादा खुल सकता है। बात समझ में आ रही है? ये डिवाइडर से ज़्यादा बड़े आर्क लगा सकता है, मतलब इसका ये जो पैर खुला है, ये जो आपके पास मार्किंग आई है, इतने ही बड़े डिवाइडर से ज़्यादा आई है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ओके। अब इससे भी बड़ा अगर आपको वृत्तीय मारना हो तो या तो ये बहुत बड़ा चाहिए, फिर हमें वो तो भारी हो जाएगा, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, त्रुटियाँ आने लगेंगी, तब हम प्रयोग करते हैं ट्रेमल का। ऐसा ये होता है आपका ट्रेमल, ये छोटा है, इसको बहुत बड़ा भी बना सकते हैं। ज़्यादा बड़ा होगा तो 2 आदमी यूज़ करेंगे, एक तो उसको वहाँ लेके बैठेगा जहाँ पे सेंटर होगा और दूसरा इसको घुमाएगा जहाँ पे वो आर्क लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है बच्चे? इसमें ये दोनों, एक को हम फिक्स कर देते हैं और दूसरे को इंच टेप से या मेजरिंग टेप से नाप कर इसमें वो सेंटर भर देते हैं। और ये वाली जो चीज़ है ये फाइन एडजस्टमेंट के लिए है, कि ताकि उसको मेजरिंग टेप में बिल्कुल mm में उस साइज़ को ले आएँ। और फिर यहाँ पर जो आपका पॉइंट है ये तो रहेगा, जो आपका सेंटर है वहाँ पर तो ये रहेगा, और फिर इसको ऐसे घुमा के हम मार्किंग कर देते हैं। यहाँ पर स्क्राइबर लगा देंगे कोई, बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कोई हार्ड पॉइंट लगा देंगे पेंसिल जैसी, वो निशान मारता हुआ चलेगा। फिर उस निशान को डॉट पंच से हम पक्का कर देते हैं, और फिर जब भी कटर मैन को या कटर जो भी कटिंग कर रहा है उसको, जब उसको समय मिलेगा उस मार्किंग पर वो काट देगा। वो मार्किंग पक्की होता है, मतलब उस पर वो मिटेगी नहीं मार्किंग, उसको डॉट पंच से पक्का कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नहीं यार, ये हम कर चुके हैं पहले, याद आ रही है आपको? ओके। तो इन सब चीज़ों को लिखने का मतलब ये था कि इनके बारे में भी हम ज़्यादातर चीज़ें वीडियो पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा ट्रेमल रह गया था दिखाना आपको, वो मैंने आपको दिखा दिया ट्रेमल, तो इसके बारे में भी हम नहीं पढ़ेंगे। पर ये टूल्स वो हैं जो आपके शीट मेटल वर्कर प्रयोग करते हैं अपने जॉब बनाने में, ठीक? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब तीसरे श्रेणी की टूल की बात करते हैं, होल्डिंग डिवाइस। भाई आपने मेजर कर लिया,
मार्किंग कर ली, अब कटिंग करनी पड़ेगी ना, कटिंग करते हुए को रोकना पड़ेगा ना उसको। और ऐसा भी होता है ड्रिल भी करनी पड़ती है, हमें शीट मेटल में ड्रिल करनी पड़ती है, क्योंकि एक साथ मान लीजिए 5 प्लेटों को ड्रिल करनी है, एक जैसी 5 प्लेटें बनानी है, उनको अलग अलग क्यों रखेंगे, एक साथ चट्टा बना के ऊपर वाली प्लेट पे मार्किंग करके एक साथ ड्रिल कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? पर इन 5 प्लेटों को एक साथ होल्ड करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए हमारे पास वाइसेस हो सकती हैं, जैसा जॉब होगा वैसे ही हम डिवाइस का, इक्विपमेंट का प्रयोग करेंगे। जरूरी नहीं है कि वाइस ही इस्तेमाल करें, जरूरी नहीं है, हम कोई और होल्डिंग इक्विपमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, क्लैंप्स, क्लैंप्स, क्लैंप्स सी क्लैंप्स भी हो सकते हैं, यू क्लैंप भी हो सकते हैं, या किसी और तरीके के क्लैंप्स भी हो सकते हैं। क्लैंप वो भी क्लैंप कहता हूं मैं जब हम वो जो बेड प्लेट पे ग्रूव बने होते हैं ना, टी बोल्ट के ग्रूव बने होते हैं, उस टी बोल्ट को फंसाने के बाद ऊपर एक सीधी प्लेट लगा के अगर आप उसको नट बोल्ट से टाइट कर दो तो अंदर जॉब को फंसा सकते हैं, हम पकड़ सकते हैं, जकड़ सकते हैं। ये सारे हमारे होल्डिंग डिवाइस हैं। इसके बारे में भी हम काफ़ी अच्छी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा भी होल्डिंग डिवाइस होती है बेटा, टोंग, टोंग्स मतलब संडासी जिसको आप कहते हैं। अगर तभी तभी कटिंग हुई है, गर्म है प्लेट, तो उसको हाथ से नहीं उठा सकते, फिर हम संडासी से उठाते हैं उसको। टोंग्स भी आपकी होल्डिंग डिवाइस है। अगर आप इसको समझना चाहें तो बेड प्लेट भी होल्डिंग डिवाइस है, होल्ड कर रही है ना उन चीज़ों को, भाई सहारा तो दे ही रही है ना उसको, वो भी आपकी होल्डिंग डिवाइस है। और एनविल, स्टेक, ये सब भी हम पढ़ेंगे, स्टेक्स और एनविल। मैं दिखा देता हूं क्या है। ये एक ग्रूविंग स्टेक है, ये एक टूल है। हम जब मोड़ना चाहते हैं, मतलब हम शीट मेटल को ऐसे मोड़ना, अलग अलग साइज के ग्रूव दे रखे हैं, ये राउंड ग्रूव भी हो सकते हैं, या कभी हम हैमिंग करना चाहते हैं, मतलब वहीं के वहीं किनारों को गोल घुमाना चाहते हैं, तब हमें इन स्टेक्स की ज़रूरत होती है। तो ये भी तो होल्ड कर रहे हैं ना चीज़ों को, ठीक है। इसके साथ अलग अलग तरह की हथौड़ियाँ प्रयोग होंगी। एक इसको भी स्टेक कहते हैं, ये बेंड करने के, अगर पूरी कोई शीट है उसको बेंड करना है तो यहाँ पर रख के हम धीरे धीरे चोट मार के उसको बेंड कर देते हैं, इनको स्टेक कहते हैं। और ये जिसमें लगेंगी उसको एनविल कहते हैं। एक भारी सा कास्ट आयरन का एक डिवाइस होती है, उसमें ये ग्रूव बना होता है, उसमें ये फंस जाता है, इसके ऊपर फिर हम काम करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये हम शीट मेटल में पढ़ेंगे। ये डिवाइसेस वो हैं जो शीट मेटल वर्कर काफ़ी यूज़ करते हैं अपने। स्ट्राइकिंग टूल, स्ट्राइकिंग टूल हमने पहले भी पढ़े हैं, और उसमें ज़्यादातर हमने क्या पढ़ा था, ज़्यादातर क्या, हैमर्स पढ़े थे, अलग अलग प्रकार के हैमर्स। इसमें भी हम हैमर्स का प्रयोग करते हैं, शीट मेटल में हैमर्स का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर वो हैमर्स हल्के होंगे, आधा किलो से छोटे छोटे होंगे, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, इस तरीके के, क्योंकि ज़्यादा बड़ी फोर्स हमें चाहिए नहीं। हाँ, अगर आप शीट मेटल 8 mm को भी मान रहे हो तो हो सकता है हम 2 या 3 किलो तक के हथौड़े का यूज़ करें, लेकिन कभी इसमें हम घन का प्रयोग नहीं करेंगे। घन तो बहुत हैवी के लिए हो गया ना, उसको क्या कहते हैं, घन को क्या कहते हैं, स्लेज हैमर कहते हैं उसको, स्लेज हैमर। हम स्लेज का इसमें प्रयोग नहीं करेंगे, हम हैमर्स का प्रयोग करेंगे, लाइट हैमर्स का, जो वजन में लाइट होंगे, और इनके बहुत सारी शेप होंगे। कोई क्रीजिंग हैमर होगा, कोई प्लेनिशिंग हैमर होगा, कोई रिविटिंग हैमर होगा, ये थोड़े अलग शेप के होते हैं। इनकी बात हम इस मॉड्यूल में जरूर करेंगे, क्योंकि ये हैमर फिटर मतलब हैवी वर्क के लिए प्रयोग नहीं होते हैं, ये सिर्फ शीट मेटल के लिए ही प्रयोग होते हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें आपका बॉल पिन हैमर भी आएगा, लेकिन वो हल्के वाला आएगा। बॉल पिन हैमर 3 किलो का भी हो सकता है, लेकिन हम इसको 250 ग्राम वाले बॉल पिन हैमर तक यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा स्ट्राइकिंग में हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं मैलेट। ये सिर्फ शीट मेटल में ही प्रयोग होता है, बाकी और जगह प्रयोग नहीं होता। मैलेट होता है लकड़ी का हथौड़ा, इसमें डेंट नहीं पड़ता, धातु नहीं है ना, तो डेंट नहीं पड़ता। ये उसकी सरफेस क्योंकि बहुत पतली प्लेट है, उस पर अगर आपने लोहे का हथौड़ा मारा तो उस पर डेंट पड़ेगा, उसकी सरफेस खराब होगी, तो हम लकड़ी के हथौड़े को प्रयोग करते हैं। आमतौर पर अगर हमें सीधा करना है या बेंड करना है तो हम मैलेट का प्रयोग करेंगे। अगर हम हैमर का प्रयोग कर रहे हैं तो भी हम लकड़ी रख के उसके ऊपर हैमर मारते हैं, ताकि हमारे जॉब पे निशान ना आए। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो स्ट्राइकिंग टूल्स में हम मैलेट को इस सेक्शन में जरूर पढ़ेंगे, आपको दिखाई जाएंगे मैलेट्स अलग अलग शेप के कैसे होते हैं, उनका क्या क्या प्रयोग है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कटिंग टूल्स में हमने अब तक पढ़ा फाइल्स, छेनी, हेक्सा, वो भी इसमें प्रयोग करते हैं, लेकिन आमतौर पर 3 mm से कम वाली थिकनेस में चिसल का प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन हम फाइलिंग और हेक्सा का प्रयोग नहीं करते हैं। 3 mm से अगर पतली प्लेट है, शीट मेटल तो दशमलवों में भी आते हैं ना, उनमें हम फाइल्स का और हेक्सा का प्रयोग नहीं करते हैं। वो कटिंग मतलब ऐसे ऐसे होती रहेंगी, काटो कैसे कैसे काट पाओगे उनको, वो इतनी लचीली होती हैं प्लेटें कि उनको काटना हेक्सा से बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास और कुछ चीज़ें होती हैं, मैं पहले वो भी लिख देता हूँ। फाइल्स, चिसल हैं, और क्या है, हेक्सा। यस, शीट मेटल वर्कर इसका प्रयोग करता है इन टूल्स का, लेकिन
5 mm से ज़्यादा, ग्रेटर देन 5 mm थिकनेस। अगर 5 mm से ज़्यादा 8 mm तक की प्लेटें हैं तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, पर अगर 5 mm से कम है और खासतौर से 3 mm या 0.1 mm के आसपास कोई शीट है तब हम इनका प्रयोग नहीं करते। फिर काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फिर हम काटने के लिए प्रयोग करते हैं स्निप्स का या हैंड शेयर का। अब ये क्या चीज़ है? स्निप्स कैंची है, ये है आपकी स्निप्स, ठीक है, समझ में आ रही है? ये दो तरीके की होती है, ये स्ट्रेट स्निप है, एक बेंट स्निप होती है। बेंट स्निप सर्कुलर यानी कि कर्व कोई चीज़ काटनी, गोलाई में अगर कोई चीज़ काटनी है, सीधी प्लेट को गोलाई में काटना है तो बेंट, सीधा सीधा काटना है तो स्ट्रेट स्निप। कैंची है, इसमें और कैंची में क्या फ़र्क है? इसका हैंडल आप देख रहे हैं लंबा है, कैंची का हैंडल छोटा होता है। देखा, कैंची का हैंडल छोटा होता है ना, इसका हैंडल लंबा है। क्यों है लंबा? ताकि कम ताकत लगाने पे यहाँ पर फोर्स ज़्यादा डेवलप हो, ये टॉर्क हम बढ़ा देते हैं कम ताकत लगा के, क्योंकि मेटल को काटना है ना, कपड़े को नहीं काटना है, कागज़ को नहीं काटना है, मेटल को काटना है। इसलिए इनके ये जो लेग हैं, जो हैंडल है, इनकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है। इनको क्या कहते हैं? स्निप्स। इसके अलावा और कटिंग टूल, क्योंकि फाइल का हम प्रयोग नहीं कर रहे तो पतली शीटों में फिर हम कैसे करेंगे, उसकी फिनिशिंग वगैरह कैसे करेंगे, उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं एमरी पेपर। एमरी पेपर जानते हैं आप क्या है? रेगमाल। तो हम फाइल का प्रयोग नहीं करते, रेगमाल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हम प्रयोग करते हैं कटिंग के लिए पंचेस का। होल करना है, बड़ा कोई शीट काटनी है, डायरेक्ट मशीन पंच, मतलब अगर बड़ी चीज़ काटनी है तो फिर वो पावर प्रेस पे जाएगी, और अगर छोटा मोटा कोई होल काटना है, पंच रखो, मारो, होल बन गया आपका। बात समझ में आ रही है? वो भी तो कटिंग ऑपरेशन हुआ ना। तो हम इन सारे टूल्स का प्रयोग करते हैं शीट मेटल पे। इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इसमें आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, इनका प्रयोग वैसा ही रहेगा। ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्लियरेंस कितना रखना चाहिए, रैक एंगल क्या होना चाहिए, ये थोड़ा आपको समझ में आना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे वो मोटी होती चली जाती है ना प्लेट काटने के लिए, तो आपको ब्लेड के बीच का क्लियरेंस भी प्रॉपर रखना पड़ेगा। कम रखोगे तो भी मुश्किल होगी काटने में, ज़्यादा रखोगे तो भी मुश्किल होगी काटने में। बात समझ में आ रही है बेटा? ओके। हैंड शेयर ये भी पढ़ाऊंगा इस सेक्शन में। एमरी पेपर को पढ़ाने की जरूरत नहीं, पंचित मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पंचित के लिए अलग वीडियो बिल्कुल बना दी है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आपको अलग से इसमें समझने की। इसके अलावा जो 2-4 चीज़ें और इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे, जॉइनिंग। जब हम शीट मेटल को ज्वाइन करते हैं तो हम वेल्डिंग का प्रयोग नहीं कर पाते। वेल्डिंग में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, पतली प्लेट होने की वजह से ये पिघल जाती है, ज्वाइन नहीं हो पाती। तो अब हम दो इसमें प्रोसेस, वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस हैं बेटा, ऐसा ना मतलब समझना कि ये है वो प्रोसेस, पर मोटे मोटे तौर पे हम 3 तरीके के प्रोसेस को समझेंगे जो आपके कोर्स में है। एक है सीम, मतलब हम मेटल के 2 किनारों को ऐसे मोड़ के और एक सीम बना देते हैं, उसको ज्वाइन कर देते हैं। इस मतलब एक मेटल यहाँ आया, इसको ऐसे घुमा दिया, एक मेटल यहाँ आया, इसको ऐसे घुमा दिया, और इसको यहाँ पर पीट दिया, ग्रूवर होता है उससे पीट दिया, तो ये ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है, वो हमारा जॉइंट लग जाता है। जॉइनिंग प्रोसेस में एक तो हम पढ़ेंगे सीम, ठीक, एक हम पढ़ेंगे सोल्डरिंग, और एक हम पढ़ेंगे रिवेटिंग। ये 3 जॉइनिंग प्रोसेस हैं जिससे हम शीट मेटल को आपस में जोड़ते हैं, 2 हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। और इसके अलावा एक मैं इस सेक्शन में और पढ़ाना चाहूँगा, टेम्पलेट्स। हम बना लेते हैं उन टेम्पलेट्स को, वो हमें फटाफट बता देते हैं कि जो हमें मोड़ना था। मान लीजिए आपको कोई इस तरीके का जॉब मोड़ना है, ऐसा एक सिंगल पीस को, एक ये पूरी प्लेट समझना बेटा, ऐसे ये पूरी प्लेट है, ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है? एक प्लेट है, हमने उसको ऐसे मोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, एक टेम्पलेट बना सकते हैं ऐसी। इस टेम्पलेट को यहाँ लगा के देखते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये जिस डिग्री पे मोड़ना था हमें, सारे के सारे उस डिग्री पे मोड़ रहे हैं, नहीं मोड़ रहे, हमें 200 मोड़ने। इसको मोड़ा, लगा के देखा, अगर यहाँ गैप आ रहा, थोड़ा सा और थोड़ी मारी, इस पर बिठा दिया। टेम्पलेट हमें चेक करवा देता है कि प्रोफाइल ठीक आई या नहीं आई। और एक और टेम्पलेट का काम होता है, मान लीजिए आपको एक प्लेट है जिसमें बहुत सारे होल करने, ऐसे 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 होल करने। अब सब पे मार्किंग करोगे बहुत देर लग जाएगी, हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं जिसमें ये होल कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? उसको रखो, देखो होल अपनी अपनी जगह पे हैं तो ठीक है, चलो भाई ड्रिलिंग मशीन पे या पंच से कर दो होल। हम टेम्पलेट बना लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी चेक कर सकें, हर चीज़ को बार बार चेक ना करना पड़े, देर लग जाती है ना उससे। ये सारे हमारे इस सेक्शन में टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई बेटा? अब तक कोई सवाल हो आपको?
तो बताओ, ये तो सारा हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो शीट मेटल वर्क में ही होता है। सीमिंग है, हेमिंग है। हेमिंग मतलब किनारों को मोड़ना, ग्रूव बनाना, मोड़ने से पहले मतलब शीट मेटल को जॉब को शेप देने से पहले हमें कुछ काटना पड़ता है, मतलब कुछ किनारे से काटने पड़ते हैं, फिर ऐसे खड़े कर देते हैं तो ट्रे जैसी कोई चीज़ बन जाती है। वो सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। ये तो पूरा का पूरा हम इस मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आखिरी चीज़ जो आपको समझनी है, ये तो हुए हैंड टूल, हाथों से कैंची पैची ये सब हाथ से प्रयोग हो रहे हैं। बड़े स्केल पे जल्दी अगर काम करना है तो हमारे पास इनका जो पावर ड्रिवन एक स्वरूप सामने आता है, हैंड टूल्स का पावर ड्रिवन स्वरूप सामने आता है, वो होता है, उसको कहते हैं बड़ी कैटेगरी में, उसको हम प्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेस। ये प्रेस दो तरीके की होती है बच्चों, एक होती है मैकेनिकल और एक होती है हाइड्रोलिक। मैकेनिकल धप से आके लगेगा कोई चीज़, पंच है ऊपर से ऐसे गिर जाएगी कोई चीज़, उसको मैकेनिकल प्रेस कहेंगे। लॉक लगा रहता है, मोटर चलती रहती है, जैसे ही आपने क्लच दबाया, लॉक हटा, ऊपर से भारी सी कोई चीज़ आके जॉब पे गिर गई, उसको काटना था काट दिया, तोड़ना था तोड़ दिया, जो भी उसको करना है, फोर्जिंग करनी है या कटिंग करनी है वो कर देगा। आपको समझ में आ रही है? वो भी बताऊंगा आपको जब हम इस तरफ पहुंचेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में आएगा वो। तो इसमें कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं हम? कटिंग कर सकते हैं, बेंडिंग भी कर सकते हैं, बेंडिंग भी कर सकते हैं अगर मोटी प्लेट है तो, ब्लैंकिंग कर सकते हैं, अभी बता रहा हूं इसका क्या मतलब है, पंचिंग कर सकते हैं। कटिंग मतलब किसी प्लेट को काटना है आपको, मतलब बड़ी सी प्लेट है, उसमें से बार बार कुछ साइज की चीज़ें काटनी है, तो उसको आगे सरकाते रहो, काटते रहो, ऊपर से आगे गिरती रहेगी, काटती रहेगी, वो कैंची का ही काम कर रही है ना आपकी। बेंडिंग मतलब मोड़ना है, 8 mm की प्लेट है, अब इतनी पतली तो है नहीं, 8 mm की प्लेट को मोड़ना मुश्किल काम है, तो डाई और पंच मैकेनिकल प्रेस फटाफट उसको आएगी और उसको वहाँ पे मोड़ती हुई चली जाएगी, डाई में मोड़ती चली जाएगी, अगला जॉब रखो उसको मोड़ देगी, अगला जॉब जाओ उसको मोड़ देगी। समझ में आ रही है बात आपको? ओके। कटिंग मतलब शेयरिंग भी हो सकता है, शेयरिंग मतलब काटना, कटिंग और शेयरिंग दोनों एक जैसे वर्ड है। ब्लैंकिंग ये क्या चीज़ है? आपकी इतनी बड़ी प्लेट है, उसमें से आपको ये हिस्सा निकालना है, ये इस हिस्से से जॉब बनेगा। क्या बनेगा? जॉब बनेगा। तो जब आप जॉब के लिए कोई हिस्सा निकाल रहे हो तो इसको काटना पड़ेगा ना भाई पूरी प्लेट में से, इसको कहते हैं ब्लैंकिंग। ब्लैंक होता है जिससे जॉब बनेगा। और पंचिंग क्या होता है? मान लीजिए इसको निकाल लिया आपने, अभी आपके पास प्लेट, इसमें होल करने हैं आपको, तो ये जो होल का मटेरियल निकाला है ये जॉब नहीं है, वो वेस्ट है। जॉब तो आपका वो है जो बच गया, रॉ मटेरियल जॉब नहीं था आपका। यहाँ पर ब्लैंकिंग की अगर बात करोगे, ब्लैंकिंग मतलब जो निकल रहा है वो जॉब बनेगा। पंचिंग का क्या फ़र्क है? जो निकल रहा है वो वेस्ट है, जो बच रहा है वो जॉब बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ठीक है दोनों मतलब काटना ही। ये मैकेनिकल प्रेस से हम आमतौर पे कर लेते हैं, उसमें तो बहुत तेज़ आके एक भारी सा सामान आके नीचे गिरेगा, या तो भारी सामान है या आपकी कैम उसको धक्का दे रही है, तो मोटर चल रही है, बहुत तेज़ी से नीचे आता है। हाइड्रोलिक में ऐसा नहीं होता, हाइड्रोलिक प्रेस में धीरे धीरे आपका पंच नीचे आता है, हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे आपका पंच नीचे आता है, लेकिन ताकत बहुत ज़्यादा होती है। आमतौर पर इसको हम प्रयोग करते हैं बेंडिंग में, अगर कोई चीज़ बेंड करनी हो, काटनी नहीं है, हमें सिर्फ उसको मोड़ना है, और या फिर हम करते हैं ड्राइंग में। अब ये ड्राइंग वो वाली नहीं है जो हाथ से बनाते हो आप, ड्राइंग हम उसको भी कहते हैं, जैसे कटोरी बनानी है तो प्लेट थी, पंच आया और धीरे से उसने उसको डाई के अंदर धकेल दिया और कटोरी की शेप बन गई, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बेटा? तो हाइड्रोलिक इसमें धीरे धीरे आता है पंच, अगर तेज आ गया तो इतनी पतली चादर वो फट नहीं जाएगी, है ना, फट सकती है ना वो। अगर आपको काटना ही है तब तो हम मैकेनिकल प्रेस का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको ड्रॉ करना है या बेंड करना है, वो भी बहुत पतली उसका, जैसे पैनल वैनल नहीं देखे आपने, जनरेटर के पैनल वगैरह बनते हैं, उसमें अगर खिड़की काटनी है तो हो सकता है आप मैकेनिकल प्रेस का यूज़ कर लें। लेकिन अगर उसमें आपको मोड़ना है या कोई चीज़ ऐसी है जिसको आपको कटोरी, गिलास, इस तरह की कोई चीज़ बनानी है, तब आप उसको हाइड्रोलिक प्रेस का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये बाद की बातें हैं, अभी तो मैं आपको हैंड टूल पढ़ा रहा हूँ, जब हाथ से हम प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आपको ऐसी किसी कंपनी में जॉब मिल जाती है जहाँ पर लगातार वही सामान बन रहा है शीट मेटल का, तो यकीन मानना आपको हाथ के टूल्स को प्रयोग करने में बहुत कम मौका मिलेगा, तब आपको इनसे खेलना पड़ेगा। ये भी आगे पढ़ाई जाएंगी आपको। ये तो तब है कि कर तो रहे आप किसी और कंपनी में काम, और एकदम एक कवर बनाना पड़ गया, मोटर का एक कवर बनाना पड़ गया, मान लीजिए उसका कवर टूट गया, अब उस कवर को लेने कौन जाएगा? मिलेगा नहीं मार्केट में अलग से। आपको एक कवर बनाना पड़ रहा है ताकि बेल्ट जो है वो सेफ चलती रहे, किसी का हाथ ना आ जाए, तो बहुत पतली चादर का बनेगा ना बेटा,
तब आपको उस कंपनी के लिए वो बनाना पड़ेगा। इसलिए आपको शीट मेटल वर्क सिखाया जा रहा है। हमें नहीं पता आपको क्या काम करना पड़ जाए, लेकिन आपको तैयार करना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए जो आपके लिए नियुक्त होगा वो काम। बात समझ में आ गई भाई? इसलिए मार्किंग भी करनी है आपको, मेजरमेंट भी करना है, कटिंग भी करनी है और जॉब बनाना है, चाहे वो शीट मेटल का हो, चाहे वो पाइप फिटिंग का हो, चाहे वो हैवी थिकनेस के मेटल का हो, लकड़ी का हो, खोखला हो, ठोस हो, जैसा मर्जी हो, सब बनाना पड़ेगा। कोई शक? आज के इस लेक्चर में वैसे मैंने आज कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ एक बताया है कि हम कौन कौन से टूल्स के बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे और कौन कौन से टूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो शीट मेटल में प्रयोग होंगे। कोई आपका सवाल हो तो पूछ लो, वरना आज काफ़ी देर होगी। कल मैं आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड वायर गेज समझाना चाहूँगा, ठीक है? कोई आपका सवाल है? बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ क्या? बिल्कुल सवाल आते ही नहीं क्या दिमाग में? चलो जब आए तब पूछ लेना, वीडियो के कमेंट्स में पूछ लेना, आप लोग भी पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।